नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में, मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में समझेंगे और मुख्य रूप से कौन सी जनजाति, भील जनजाति। तो सबसे पहले आप समझें कि जो हमारा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश है उसमें जनजातियों का निवास है। एक प्रकार से जनजातियों का राज्य भी उसे कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में हमें जनजातियां देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम भील जनजाति की बात करते हैं। तो जो भील जनजाति है, इसका जो शब्द है क्या, भील। इसकी उत्पत्ति जो है तमिल भाषा के बील या बिल्लूवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष। किस भाषा से उत्पत्ति, किस भाषा से हुई है, तमिल भाषा से। तमिल भाषा के क्या, बिल्लूवर। बिल्लूवर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका क्या अर्थ होता है, धनुष। ओके। तो अब बात करते हैं इसके आगे। तो जो भील जनजाति है वो मुख्य रूप से इसका जो हमने आपको उत्पत्ति बताई, तो वो तमिल भाषा के बिल्लूवर शब्द से होता है और उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, धनुष होता है। तो आगे हम समझते हैं कि ये जो जनजाति होती है, कौन सी, भील जनजाति, ये मतलब एक निशानेबाजी एक जनजाति कही जाती है, क्योंकि ये तीरंदाजी में बहुत आगे होती है। इसका जो मुख्य वो काम होता है, यही होता है। तो तीर कमान में ये बहुत आगे होते हैं, निशानेबाज भी बहुत अच्छे होते हैं। और तीर कमान और गोफन जो इनके हथियार हुआ करते हैं, तो ये अपने साथ में रखना पसंद करते हैं, मतलब हमेशा साथ में रखते हैं। और ये पानी में जो मछली तैरती हैं, तो उन मछलियों को मार मार कर भी ये पकड़ते हैं, इन्हीं तीरों के द्वारा, तीर कमान के द्वारा। तो अब बात करते हैं कि ये जो भील जनजाति हैं, इन्हीं पुराणों में इनका क्या महत्व है, क्या यहाँ कहाँ से इनका वर्णन आया है। तो निषाद इनको कहा जाता था। किसको, भील जनजाति को क्या कहा जाता था, निषाद। और भील वाल्मीकि और एकलव्य को अपना पूर्वज मानते हैं। जो एकलव्य और वाल्मीकि हैं, उनको भील जो है अपना पूर्वज मानते हैं। पूर्वज मतलब उनके पुराने पुरानी माता पिता या फिर पुरानी जो पीढ़ी है उनके द्वारा, ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं इसके क्षेत्र के बारे में। तो जो मुख्य रूप से भील जनजाति है, आपको किस किस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में। कहाँ कहाँ, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी और धार। हम आपको एक मैप के थ्रू बता देते हैं कि ये जिले कहाँ कहाँ हैं। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। फिर इसके बाद समझते हैं कि ये जिले कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले हमने धार की बात करी, तो जो धार है वो यहाँ पे है। फिर धार के बाद खरगोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, झाबुआ भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, अलीराजपुर, मतलब आप समझें कि इतना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है भील जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति, भील। तो उसके क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों के नाम लिखेंगे हम, झाबुआ, फिर अलीराजपुर, धार और बड़वानी आदि। ये सारे जो जिले हैं, ये हमें इस इन जिलों में कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, मुख्य रूप से भील जनजाति। फिर हम बात करते हैं इनके निवास स्थान के बारे में, मतलब इनका निवास क्षेत्र तो हमने आपको मध्य प्रदेश में बता दिया कि ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं। निवास क्षेत्र का मतलब होता है कि ये जो जिस घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो इनका निवास स्थान होगा। तो वो किस स्थान पे निवास करते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये सदैव, मतलब जो भील जनजाति के जो लोग हैं, वो सदैव एक ऊंचे स्थान पे निवास करने की सोच रखते हैं या एक ऊंचे स्थान पर ही निवास करते हैं। और भीलों के निवास स्थान को फाल्या, गांव को पाल तथा घरों को कू कहा जाता है।
तो सबसे पहले निवास स्थान को क्या कहा जाता है? पाल्या। और गांव को क्या कहा जाता है? पाल। और इनके घरों को क्या कहा जाता है? कू। तो आप ये समझ लें निवास क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या लिखना है हमें। निवास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फाल्या। फिर गांव को क्या कहा जाता है? पाल। फिर इनकी घर को क्या कहा जाता है? कू। ओके। और इसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट का एक टैग जरूर लगा लें। ओके। क्यों लगा लें? क्योंकि ये फाल्या, पाल और कू आपको किसी भी विकल्पीय क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है और किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न आ सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो निवास क्षेत्र हैं उनको क्या कहते हैं। फिर बात करते हैं कि ये जो अपना निवास क्षेत्र बनाते हैं तो वो किन किन चीज़ों से मिलाकर बनाते हैं। तो मुख्यतः मिट्टी, लकड़ी, घास और खफरेल, ये इन्हीं मतलब इन्हीं 4-5 चीज़ों से अपने जो है निवास क्षेत्र हैं उसका निर्माण करते हैं। फिर बात करते हैं इनकी उपजातियों के बारे में। तो जी ये जो जनजाति है इसकी कुछ उपजनजाति हैं। तो इनमें उपजनजाति कौन कौन सी हैं? बरेला, पटालिया, रथियास, भिलाला, बेगास, उमड़ी, ये सारी जो हैं इसकी जनजाति हैं। उमड़ी, तड़वी, ये सब इसकी उपजाति हैं। तो बात करते हैं उपजाति की। उपजाति में कौन कौन सा आएगा? भील सबसे पहले, फिर भिलाला, उमड़ी, तड़वी, भील, भिलाला, उमड़ी, तड़वी, बरेली, सॉरी बरेली नहीं है, बरेला और पटालिया। कौन सी? पटालिया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आदि, ये सभी जो जनजाति हैं उपजाति हैं, ये किसकी उपजाति हैं? भील जनजाति की। ओके। फिर बात करते हैं हम इसके अस्त्र शस्त्र के बारे में। अस्त्र शस्त्र का मतलब होता है ये कुछ तो रखते होंगे साथ में और किसी चीज से तो ये अपनी रक्षा करते होंगे। तो वो क्या है मुख्य रूप से? तो धनुष। जो धनुष होता है, धनुष के साथ ये तीर कमान चलाते हैं। ये इनका मतलब एक प्रकार से बहुत पसंदीदा अस्त्र शस्त्र कहा गया है। तो ये अपने साथ तीर कमान साथ में हमेशा रखते हैं और जहाँ जैसा इनको शिकार या फिर किसी चीज़ से अपनी सुरक्षा करनी होती है तो ये इसके द्वारा अपनी सुरक्षा करते हैं। और गुलेल और तलवार का भी प्रयोग करते हैं। तो इनके अस्त्र शस्त्र के बारे में क्या, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो अस्त्र शस्त्र के बारे में क्या क्या है? धनुष, तीर कमान, धनुष, तीर कमान और तलवार, और क्या? गुलेल। गुलेल समझते हैं आप? गुलेल का मतलब होता है एक रबर टाइप का बैंड होता है या फिर कोई और चीज बांध देते हैं, फिर उसमें कोई कंकड़ पत्थर डाल के उसको पहले पीछे खींचते हैं, फिर जब पीछे खींच के उसको छोड़ते हैं तो वो आगे बहुत दूरी तक जाता है, तो उसे हम गुलेल कहते हैं। तो गुलेल, तलवार और धनुष, तीर कमान, इन सब का ये प्रयोग अपने साथ करते हैं अपने अस्त्र शस्त्रों में। फिर इनकी शारीरिक बनावट के बारे में बात करते हैं। तो इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है? मध्यम कदकाठी होती है, मतलब ये ना ज़्यादा ऊंचे होते हैं ना ज़्यादा नीचे होते हैं। इनकी जो कदकाठी है वो मध्यम आकार की होती है। सुसंगठित शरीर होता है और बड़ी आंखें, चौड़े माथे के साथ हल्के भूरे रंग के होते हैं। हल्के भूरे रंग के ये होते हैं, बाल इनके घुंघराले होते हैं। तो इनकी शारीरिक बनावट के बारे में समझते हैं। क्या? शारीरिक बनावट कैसा? माथा
चौड़ा, मध्यम कदकाठी, और मध्यम कदकाठी होती है और हल्का भूरा रंग होता है। ओके, और बाल कैसे होते हैं? बाल घुंघराले। ये सब हमें इसमें देखने को मिलते हैं। फिर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है? वरिष्ठ जन मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते हैं इनमें, भील जनजाति में, उनका बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। और ये जो एक समाज है या जो एक ये जनजाति है भील जनजाति, ये पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है मतलब जो घर का जो मुखिया होता है वो पिता होता है, और मतलब पिता या पुरुष वर्ग कहें तो उन्हीं को ज्यादा इसमें महत्व या सम्मान दिया जाता है। ओके, कैसा होता है इनकी सामाजिक व्यवस्था, कैसी होती है? सामाजिक सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है? ये पितृसत्तात्मक। ओके, पितृसत्तात्मक इनकी सामाजिक व्यवस्था होती है। फिर इनकी थोड़ी सी भाषा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी भाषा क्या होती है? मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो भील जनजाति है उसकी जो भाषा है वो राजस्थानी, गुजराती, मालवी शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इनकी प्रमुख भाषा जो होती है वो भीली भाषा ही होती है। कौन सी भाषा होती है? भाषा भीली। और फिर जिस स्टेट में आप जाएंगे, जिस राज्य में आप जाएंगे, वहां पे ये जो जनजाति है, ये जनजाति उसी प्रकार की भाषा बोलती हुई आपको नजर आएगी। फिर बात करते हैं कृषि के बारे में इसकी। तो जंगलों को जलाकर ये मुख्य रूप से जंगलों को जलाकर एक नई भूमि का निर्माण करते हैं। फिर उस स्थान पे कृषि करते हैं और कुछ समय बाद दूसरे स्थान पे कृषि करते हैं। तो इनकी एक प्रकार से जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि हो जाती है। और इस विधा को क्या कहते हैं? चिमाता कहा जाता है। कृषि में हम क्या लिखेंगे? कृषि कैसी है, कैसी होती है? स्थानांतरित कृषि। जिसे क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी वेशभूषा के बारे में। तो इसकी जो वेशभूषा है वो कैसी है? मुख्य रूप से आप समझें कि यहाँ की जो जनजाति है, तो जनजाति में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, ऑलरेडी सब कोई है। और सब कोई का जो मतलब एक प्रकार से वेशभूषा है, कैसे वो कपड़े धारण करती, क्या उनका श्रृंगार होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मतलब ये लोग गुदना प्रिय और आभूषण प्रिय होते हैं। मतलब आभूषण इनको बहुत प्रिय होते हैं। पुरुष वर्ग और महिलाएं वर्ग ये दोनों ही आभूषण मतलब धारण करते हैं अपने शरीर पे, अपने शरीर को सजाते हैं फिर आभूषण को धारण करके। और गुदना आप देखेंगे एक स्याही होती है, स्याही से ये हमारी स्किन है, स्किन के अंदर कुछ भी आप वो क्या कहते हैं उससे स्याही से डाल देते हैं और कुछ भी उससे फूल वगैरह और कुछ भी आकृति उसमें दे देते हैं, तो वो होता है गुदना, जो कि इनको बहुत प्रिय होता है। ये अपने शरीर पे जो है ये करवाते हैं, लिखवाते हैं। और फिर पुरुष धोती तथा रंगीन बंडी के साथ सर पर साफा पहनते हैं। एक सर पर साफा बांधते हैं पुरुष वर्ग और धोती भी पहनते हैं। और जबकि स्त्रियां जो हैं वो घाघरा चोली, घाघरा मतलब लहंगा और चोली मतलब दुपट्टा, और वो सब घाघरा चोली उनका फेवरेट मतलब पसंदीदा होता है, वो पहनती ही हैं। और ओढ़नी मतलब चुनरिया होती है उसे ओढ़ती हैं। और फिर बात करते हैं कि भीलों की स्त्रियां चांदी के आभूषण पहनती हैं। चांदी के आभूषण का भी इन्हें बहुत शौक होता है। और शाकाहारी मांसाहारी ये दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब ये दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। तो इनकी हम वेशभूषा के बारे में समझते हैं कि ये इनकी वेशभूषा कैसी है।
तो हमने आपको ये जो बताया अस्त्र शस्त्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझ लें आप और इसे ज़रूर याद रखें। और बाकी इनकी सामाजिक व्यवस्था भी याद रखें, इनकी कृषि के बारे में भी याद रखें और कृषि का स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है इनकी भाषा में, चिमाता, वो भी आप ज़रूर याद रखें। इनके क्षेत्र याद रखें और इनकी जो उत्पत्ति है कहाँ से कैसे हुई है वो भी याद रखें। फिर हम इनकी बात करते हैं वेशभूषा के बारे में। तो क्या है इनकी वेशभूषा? वेशभूषा क्या है? पुरुष वर्ग क्या पहनता है? धोती और सर पे साफा। क्या? सिर पर साफा। और महिलाएं क्या पहनती हैं? ओढ़नी और घाघरा चोली। ओके, फिर ये कैसी होती हैं आभूषण? बा गुदना प्रिय, मतलब ये दोनों चीज इनको बहुत पसंद होती हैं, ये करते ही हैं। फिर आप बात करते हैं हम इनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। कुछ तो इनकी रीतियां होंगी, कोई इनके देवता भी होंगे, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये किस किस को अपना देवता मानते हैं? राजा, पंथ, घोड़ा एवं सर्प, इनकी ये पूजा करते हैं। इन जनजाति में, भील जनजाति में राजा, घोड़ा और सर्प की पूजा की जाती है।